Very good evening, everyone. Berlin this side. Welcome to the sixth video of the Berlin Mindset series. The Berlin Mindset series के छठवें वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है 7 EMA. Now you might ask a question कि क्यों 7 EMA? Why not 5 EMA? Why not 6 EMA? Why not 8 EMA? Why not 15 EMA? और why not 20 EMA? वेल द आंसर इज़ वेरी सिंपल कि मैंने मेरे ट्रेडिंग जरिए में सिर्फ और सिर्फ 2 EMA के आज तक इस्तेमाल किया है. एक है 7 EMA और जो दूसरा है वो है 30 EMA. मैं सबसे पहले 30 EMA को यूज़ करता था, देन आई इंक्लूडेड 7 EMA एंड आफ्टर इंक्लूडिंग 7 EMA सब चीज़ें जो हैं वो टोटली बदल गई. क्यों? क्योंकि आई कंसिडर इट नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस. ओके, दैट इज़ वाई आई एम इंक्लूडिंग 7 EMA टू द बर्लिन माइंडसेट सीरीज, ओके, टू द TBM सीरीज. ठीक है, अब समझ लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या क्लियर करने वाले हैं. गॉट इट? सो 7 EMA. पहला चीज कि व्हाट इज 7 EMA. ठीक है, 7 EMA क्या है? यू नो इट वेरी वेल कि मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ EMA को अगर एक्सप्लेन करना है तो मैं चार्ट में इंडिकेटर्स में जा करके EMA ऐड करके ये दिखा दूंगा कि हाँ ये EMA है, आपको लाइक कुछ इस तरीके से यूज़ करना है, यहाँ पे एंट्री बनानी है और यहाँ पे एग्जिट करना है. आई कैन जस्ट से दैट एंड आई कैन जस्ट फिनिश द वीडियो, बट ऐसा नहीं है. हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि क्या है, बेसिस क्या है. ओके, होता क्या है 7 EMA. ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट इज 7 EMA, देन second is what's the use of 7 EMA. ओके, हम 7 EMA को क्यों यूज़ करते हैं, दैट्स द सेकेंड पॉइंट जो हम समझेंगे. थर्ड आ जाता है व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू यूज़ 7 EMA. ठीक है, सबसे बेस्ट टाइम कब है 7 EMA को यूज़ करने का. ठीक है, नाउ फोर्थ इज हाउ टू मेक एंट्री एंड एग्जिट यूजिंग 7 EMA. गॉट इट? फिफ्थ एंड लास्ट विल बी व्हेन नॉट टू यूज 7 EMA. ठीक है, इतना समझ गए तो आई कैन टेल यू कि दैट यू विल मास्टर इट. ठीक है, पहला क्या है कि 7 EMA क्या है. ठीक है, देन उसके बाद 7 EMA का यूज़ क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं 7 EMA को. ठीक है, देन 7 EMA को यूज़ करने का बेस्ट टाइम कब है, कब हमें 7 EMA को यूज़ करना चाहिए. देन हाउ टू मेक एंट्री एंड एग्जिट यूजिंग 7 EMA. ट्रेड में एंटर और एग्जिट कैसे करना है 7 EMA को यूज़ करते हुए, कब 7 EMA को यूज़ नहीं करना है. अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपको बता रहे होंगे कि जब मैं इन चीज़ों को इतना ब्रीफली लिख रहा हूँ, ठीक है, कि यूज़ क्या है, बेस्ट टाइम कब है और कब यूज़ नहीं करना है, ये पॉइंट्स आपको बता रहे होंगे कि मैं इस चीज़ को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तभी जा कर के मैं इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा. ठीक है, कि कब हमें यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, एंट्री कैसे बनानी है. ठीक है, एंड देन किस तरीके के ट्रैप्स देखने को मिल सकते हैं, क्या हो सकता है. ओके, हम सारी चीज़ों को ब्रीफली एक एक करके समझेंगे. नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. टू ऑल द व्यूअर्स ओवर देयर, दोज हू आर न्यू एंड दोज हू आर ओल्ड, very welcome to the sixth video of the Berlin Mindset series. Let's begin with this. So, what is 7 EMA? 7 EMA क्या है, यही है पहला पॉइंट. चलो 7 को हटा दो, एक EMA क्या होता है उसको समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि 7 EMA क्या करता है. ओके, एक EMA क्या होता है. देखो, आप कोई भी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो, कोई भी इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हो, या आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स, कमोडिटीज़, कुछ भी. ठीक है,
स्टॉक अगर होगा तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडेक्स होगा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्रिप्टो होगा तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, फॉरेक्स होगा तो बाहर के जो करेंसीज होती हैं वो उनके पेयर्स, कमोडिटीज़ होगी तो गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। सबके चार्ट सेम ही होते हैं, कुछ इस तरीके से चल रहे होते हैं। ओके, बस डिफरेंस क्या चीज़ का होता है? डिफरेंस होता है प्राइस का। सभी एसेट्स के अपने अपने अलग अलग प्राइसेस होते हैं। ओके, अब एक मूविंग एवरेज क्या करता है? जैसे ये एक कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है। इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद ये जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस को रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस को रिकॉर्ड करने के बाद एक एवरेज प्राइस देता है आपको। जैसे ये जो कुछ इस तरीके से चल रहा रहता है ना, ये कुछ नहीं है, ये एक एवरेज प्राइस को फॉर्म करता है क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के बाद। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो, तब जो प्राइस है वो अलग अलग रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज करो कि 20 EMA यूज़ कर रहे हो या फिर आप 15 EMA यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो प्राइसेस का डिफरेंस रहेगा। जैसे 20 EMA यूज़ कर रहे हो तो 20 EMA क्या करेगा? 20 EMA ये करेगा कि हर कैंडल के क्लोजिंग को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब सपोज करके चलो कि यहाँ पे ये जो क्लोजिंग मिली है ये 200 में मिली है, अपन किसी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, ये 190 पे मिली है, ये 180 पे मिली है, ये 170 पे मिली है, ये 160 पे मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा चार्ट जो है वो रिवर्स हो जाता है, ओके। एंड यहाँ पे आने के बाद 160 के बाद ये 165, ये 170, कुछ इस तरीके से चल रहा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 20 EMA है वो क्या करेगा? ये जो 20 है, ये जो नंबर है बस, ओके। अब इसका काम क्या है कि सभी के क्लोजिंग प्राइस को रिकॉर्ड करके एक एवरेज प्राइस को रिफ्लेक्ट करना। अब ये कितने कैंडल के प्राइसेस को कैलकुलेट करेगा? 20, क्योंकि हम जो मूविंग एवरेज है वो 20 यूज़ कर रहे हैं, तो पिछली 20 कैंडल का एक एवरेज प्राइस निकालेगा और वो जो मूविंग एवरेज है नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होने से पहले वहाँ पे आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट कैंडल ख़त्म हो रही है, जैसे ये कैंडल ख़त्म हुई, ठीक है, ये कैंडल कुछ इस तरीके से ख़त्म हुई, तो जो अगली कैंडल फॉर्म होने वाली वो यहीं से चालू होगी, पर जो मूविंग एवरेज है वो कुछ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये मूविंग एवरेज यहाँ पे कैसे आया? जो क्लोजिंग प्राइस है उनका जब एवरेज निकला, जो भी आप EMA यूज़ कर रहे हैं, हम जैसे यहाँ पर 7 EMA को यूज़ कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये जो 7 कैंडल का एक एवरेज प्राइस है, क्लोजिंग होने के बाद एक एवरेज निकलने के बाद वहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है वो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। और अब समझो इस चीज़ को कि ये जहाँ पे फॉर्म होता है, जहाँ पे भी जो भी एवरेज प्राइस देता है, सपोज करके चलो कि 190 पे क्लोजिंग है, ओके, और एवरेज प्राइस निकल के आया है 195, तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये 195 क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये 195 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो एवरेज एरिया रहता है वहाँ से जो रिवर्सल्स हैं वो क्विकली होते हैं, जो एंट्रीज हैं वहाँ बनाई जाती है, ठीक है। या फिर ये प्राइस काफ़ी लोगों का एसएल होता है और सपोज अगर ये ब्रीच कर जाता है तो दैट इंडिकेट्स कि अभी तक का जितना भी एक एवरेज प्राइस बना हुआ आ रहा था उसका ब्रेकआउट मिल गया है, एंड देन उसके बाद जो मूवमेंट है उसके शिफ्ट होने के चांसेस रहते हैं। गॉट इट? आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक EMA क्या होता है और हम 7 EMA से क्या करना चाह रहे हैं। हम 7 EMA को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पिछली 7 कैंडल का हमें एक एवरेज प्राइस मिले, और ये हम किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं, तो प्राइसेस का अपना अलग अलग डिफरेंस आएगा। हम 7 EMA को मेजरली 2 टाइम फ्रेम पर यूज़ करेंगे, एक है 1 आवर पे, दूसरा है 15 मिनट्स पे। आई होप EMA क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है, और एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी एसेट प्राइस हो, सबका अपना अपना प्राइस होता है। कुछ कैंडल्स कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही रहती हैं, ठीक है, कैंडल कुछ इस तरीके से फॉर्म होती हैं और सबका जो क्लोजिंग प्राइस है वो रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर कैंडल नेगेटिव बन रही हो। जब जो रियल चार्ट्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ये ऐसे क्लोज हुआ, इसके बाद कुछ ऐसे क्लोज हो गई कैंडल, फिर कुछ ऐसे क्लोज हो गई, एंड देन फिर कुछ ऐसे क्लोज हो गई। तो इन सब का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एक
एवरेज निकलता है, ठीक है। एंड ये जो एवरेज प्राइस होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इस प्राइस पे हम ट्रेंड को फॉलो करने के लिए जा सकते हैं। इस प्राइस के ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम शिफ्ट देखा जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दिस एवरेज प्राइस इज इंपॉर्टेंट। गॉट इट? सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि एक मूविंग एवरेज क्या होता है, या फिर हम 7 EMA को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट पढ़ते हैं सेकेंड नंबर पे। सो द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट्स the use of 7 EMA। 7 EMA का यूज़ क्या है? इसके दो सिंपल यूज़ हैं। पहला है मोमेंटम फॉलोइंग और दूसरा है ट्रेंड फॉलोइंग, ठीक है। पहला हम मोमेंटम फॉलोइंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एक एवरेज प्राइस निकल के आता है, उस एवरेज प्राइस से दो ही चीज़ हो सकती हैं। अगर ब्रेक करता है तो दैट इंडिकेट्स कि दैट मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, और अगर वहाँ से रिजेक्शन आता है तो दैट इंडिकेट्स कि जो मोमेंटम करंट वाला है वो कंटिन्यू होने वाला है। ओके, सो दैट इज़ मोमेंटम फॉलोइंग। और दूसरा है ट्रेंड फॉलोइंग के लिए। बहुत कम ऐसा होता है कि अगर एक शार्प ट्रेंड चल रहा हो, तो शार्प ट्रेंड में अगर एक शार्प ट्रेंड चल रहा हो कुछ इस तरीके से, तो बहुत कम ऐसा होता है कि जो प्राइस है वो 7 EMA को ब्रीच कर दे, ठीक है। जो 7 EMA है, वाई आई कंसिडर इट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट EMA, द रीज़न इज़ कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है ये ट्रेंड फॉलोइंग के लिए। ओके, मतलब प्राइसेस जो भी एवरेज एक प्राइस निकाल के देता है, ठीक है, जो भी एक एवरेज प्राइस निकाल के दिया, उस जगह से एक शार्प एंट्री बनाई जा सकती है, ठीक है। उस जगह से ट्रेंड को फॉलो किया जा सकता है, उस जगह से मोमेंटम को फॉलो किया जा सकता है। ओके, नाउ इस जो भी एक एवरेज प्राइस निकल करके आता है, आई फाउंड इट दैट कि ट्रेंड फॉलोइंग में इससे बढ़िया अभी तक मुझे कोई EMA लगा नहीं है, ठीक है। तो हम दो चीज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं 7 EMA को। पहला है मोमेंटम फॉलोइंग के लिए, और जो दूसरा है वो है ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, ठीक है। अब ऐसा किस लिए होता है? क्यों? क्योंकि ये रीसेंट डेटा को कैलकुलेट कर रहा है, रीसेंट प्राइसेस को कैलकुलेट कर रहा है। ओके, अगर प्राइसेस ब्रीच हो रहे हैं, दैट शोज़ कि जो अदर साइड है वहाँ पर एक अच्छी खासी मोमेंटम बिल्डअप हुई है। इस कारण से ये जो करंट ट्रेंड आ रहा था वो ब्रीच करके प्राइस जो है इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज शिफ्ट, मोमेंटम शिफ्ट। ओके, सो हम 7 EMA को दो चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। पहला है मोमेंटम फॉलोइंग के लिए, दूसरा है ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है उस पर बढ़ते हैं। ओके, सो जो थर्ड और फिफ्थ पॉइंट है उसको क्लियर कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट को ब्रीफली समझेंगे। फोर्थ पॉइंट में मुझे एंट्री और एग्जिट को एक्सप्लेन करना है, इसलिए उसको मैं लास्ट में रख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसको लंबा खींचेंगे। डोंट वरी, मैं वहाँ पर ये नहीं समझाऊंगा कि ये जो EMA है 7 EMA है, ओके, और 7 EMA एंट्री कैसे बनानी है। जब अगर प्राइस यहाँ पे आ जाए, अगर रिजेक्ट कर रहा है तो ऊपर SL रख करके टारगेट यहाँ रख लेना, नहीं, ये नहीं समझाऊंगा, ठीक है। ये तो तुम्हें भी बताया ना कि एक EMA को हम जब फॉलो करते हैं तो एंट्री तभी बनाते हैं जब EMA पे प्राइस जा रहा हो, है ना। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, वहाँ पे मैं कुछ रूल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो रूल्स तुम्हें सही साइड पे रखेंगे, ठीक है। वो रूल्स हेल्प करेंगे कि जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो बढ़े, पहला। दूसरा, आप ज़्यादातर सही साइड पे रहो, ओके, सही फ्लो पे रहो। गॉट इट? ये चीज़ तो सबको पता है यार, क्या इतना इसमें। नाउ लेट्स बिगिन विद द थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट। थर्ड और फिफ्थ पॉइंट क्या है? थर्ड वाले पॉइंट में ये है कि व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू यूज़ 7 EMA। 7 EMA को यूज़ करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? फिफ्थ वाला पॉइंट है जस्ट इसका अपोजिट, व्हेन नॉट टू यूज 7 EMA, ठीक है। एक पॉइंट ये बताएगा कि बेस्ट टाइम कौन सा है, एक टाइम ये बताएगा कि कब यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब तुमको इन पॉइंट्स को देख करके समझ जाना चाहिए कि थ्योरी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इन पार्ट को नहीं बताऊंगा
और अगर जो लोग इस पार्ट को स्किप कर रहे होंगे, थ्योरी के पार्ट को, शुरू के कुछ 10-15 मिनट को अगर स्किप कर रहे होंगे, तो वो इन चीज़ों को मिस करेंगे। वो उनको बस ये चाहिए कि स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। 7 में मैंने चार्ट में अप्लाई कर दिया, तो वो चार्ट में जाके सिंपली अप्लाई करेंगे एंड दैट्स इट। बाकी उनको खुद पता है। नहीं, एक चीज़ मैटर करती है, दैट इज़ एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है कि कब सही टाइम है, कब नहीं ट्रेड करना है, ठीक है। एंड एंट्री एंड एग्जिट्स के लिए कौन से रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई बिलीव जो मेंबर्स ट्रेड लाइक बर्लिन को बहुत पहले से फॉलो करते होंगे, वो थ्योरी को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, अब समझते हैं बेस्ट टाइम क्या है। देखो, इन दोनों को समझ जाओगे ना, तो जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, फेलियर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हें पहले से पता होगा कि मुझे कब ट्रेड करनी है और कब नहीं करनी है। ओके, बेस्ट टाइम कब है? व्हेन द मार्केट इज ट्रेंडिंग, जब मार्केट ट्रेंड कर रहा हो, लाइक दिस। एक शार्प ट्रेंड चाहिए, ट्रेंड, गॉट इट। एक शार्प ट्रेंड चाहिए, चाहे वो डाउन हो चाहे वो अप हो। वी नीड शार्प ट्रेंड, गॉट इट। अब इस ट्रेंड को हम किस टाइम फ्रेम पर देखेंगे? जस्ट यूज द 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ करना है एक ट्रेंड को देखने के लिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग है, दैट्स द टाइम to use the 7 EMA. That's the best time to use the 7 EMA. Okay? अब एंट्री एंड एग्जिट कैसे करनी है वो तो मैं अगले पॉइंट में बता ही दूंगा कि लाइक या फिर अपन प्रैक्टिकल में भी समझ लेंगे। बट बेस्ट टाइम कब है? जब मार्केट ट्रेंड कर रहा हो। ट्रेंड किस टाइम फ्रेम पर कर रहा हो? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर रहा हो। गॉट इट? नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू यूज द 7 EMA। हमें ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करना है। कब अवॉइड करना है? व्हेन नॉट टू यूज़ 7 EMA, जब मार्केट की कोई डायरेक्शन ना हो, जब मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा हो, ठीक है। जब आप कंटिन्यूसली देख रहे हो कि ये अगर मूविंग एवरेज है, जब प्राइस कंटिन्यूसली इसके ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये टाइम पे हमें अवॉइड करना है 7 EMA को यूज़ करना। प्रैक्टिकल में अपन इस चीज़ को और क्लियर तरीके से समझेंगे। एक चीज़ दिमाग में रखना, रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना कि मुझे 7 EMA को कब अप्लाई करना है। कंडीशन का वेट करना है। कैसी कंडीशन? जहाँ पर एक जो मार्केट है वो अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ रहा हो, ठीक है। ये 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम है, ओके, तो हमें देखना है कि मार्केट जो है वो शार्प ट्रेंड में हो। इस अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, ठीक है। एक शार्प ट्रेंड मिलेगा तब अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शार्प ट्रेंड को देखते हुए जो एंट्री है उसको क्रिएट करेंगे। गॉट इट? अब काफ़ी लोगों का सवाल ये होगा कि किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, यूज़ एनी इंस्ट्रूमेंट यू वांट। स्पेशली इसको अगर गोल्ड में अप्लाई करोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। अब कैसे मार्केट में अवॉइड कर रहा है? जब आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही हो, लाइक इस तरीके से मार्केट फॉल तो हो रहा है बट इस तरीके से उठ भी जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है ना, मार्केट की जो डायरेक्शन है वो नहीं है। इस मार्केट में अवॉइड कर रहे हैं। तो आई होप ये जो दो चीज़ है वो तुम्हें याद रहेगी। यूज 7 EMA व्हेन द मार्केट इज ट्रेंडिंग, अवॉइड 7 EMA व्हेन द मार्केट इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन। गॉट इट? इन दोनों को नोट कर लेना। क्या? यूज 7 EMA when the market is trending, avoid 7 EMA when there is no डायरेक्शन। गॉट इट? 7 EMA को यूज़ कब करना है? जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। अवॉइड कब करना है? जब मार्केट में कोई भी डायरेक्शन ना हो। 7 EMA को यूज़ इस मार्केट में करना है और इस मार्केट में 7 EMA को अवॉइड करना है। टिक टिक। गॉट इट? अब बढ़ते हैं एंट्री और एग्जिट वाले पॉइंट में और कुछ रूल्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू
make entries and exit using the 7 EMA को यूज़ करके एंट्री और एग्ज़िट कैसे लेनी है। एक कॉमन सा तरीका है और एक काफ़ी बेसिक तरीका है जो सभी को पता होगा कि अगर ये एक मूविंग एवरेज चल रहा है, ठीक है, और प्राइसेस कुछ इसके नीचे कुछ इस तरीके से चल रहे हैं लाइक 10, ठीक है। अब सपोज़ करो कि इस एसेट का प्राइस इस कैंडल पे आने के बाद यहाँ पर इस कैंडल के लो पे अराउंड अगर 200 है और अगर मूविंग एवरेज ने एक एवरेज प्राइस निकाला है 210 का, तो अगली कैंडल में अगर जो प्राइस है वो अगर रिट्रेस करता है इस मूविंग एवरेज पे, जो 200 का प्राइस है वो 210 पे अटेम्प्ट करता है, तो ये एक बहुत अच्छा एरिया होगा एंट्री करने का, ठीक है। ये चीज़ को हम प्रैक्टिकल में समझेंगे और ये चीज़ बताएगी कि हमें एंट्री कहाँ रखनी है और एग्ज़िट कहाँ रखनी है। मैं यहाँ पे तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि एक रूल दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। ये जो रूल है ये तुम्हें राइट साइड पे रखेगा, पहली चीज़ ये करेगा। दूसरा, तुम्हें बड़े टारगेट दिलवाएगा, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर नदी कुछ इस तरीके से बह रही है, ओके, तुम क्या इसके अगेंस्ट तैर सकते हो इस साइड पे? इज़ इट पॉसिबल फॉर यू? थोड़ा दूर तैर लोगे, अगर यहाँ पे हो तो यहाँ से यहाँ आ जाओगे, तो बहुत दूर तो नहीं जा सकते ना, पॉसिबल है नहीं है। पर इसी नदी पे अगर तुम इस साइड की ओर बैठते हो, मतलब इस साइड की ओर जाते हो, इस साइड की ओर तैरते हो, तो बहुत दूर तक जा सकते हो, ठीक है। यही काम करेगा ये जो राइट साइड है ना। अगर राइट साइड पे रहोगे तो बड़े टारगेट्स मिलेंगे, गलत साइड पे रहोगे तो बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे, ओके। अब राइट साइड पे कैसे रहना है, इस रूल को फॉलो करके। रूल क्या है? रूल ये है कि यूज आवरली टाइम फ्रेम फॉर डिसाइडिंग द साइड ऑफ एंट्री, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम को यूज़ करना है एंट्री साइड को डिसाइड करने के लिए। किस साइड पे एंट्री बनानी है उसको डिसाइड करने के लिए आवरली टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर सपोज ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, और ये कैंडल्स चल रही हैं, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पर अगर ये कैंडल्स 7 EMA के नीचे है तो ओनली लुक फॉर बेरिश एंट्रीज इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। आवरली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आवरली टाइम फ्रेम पर अगर जो प्राइस है वो 7 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सिर्फ और सिर्फ बेरिश साइड पे एंट्री को प्लान करना है, ठीक है। सपोज ऐसा हो सकता है कि जैसे आवरली टाइम फ्रेम पर ये जो EMA है, ओके, इसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये हो सकता है कि जो प्राइस है वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा हो, ठीक है। इसको अवॉइड करना है, इन सेटअप्स को अवॉइड करना है। हमें किस साइड पे एंट्री लेनी है? जब प्राइस हमें बेरिश साइड की अपॉर्चुनिटी दे, ओके। क्यों बेरिश साइड पे हम बना रहे हैं? क्योंकि 7 EMA में जो आवरली टाइम फ्रेम है प्राइस उसके नीचे है, इसलिए हम बेरिश साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। उसका जस्ट अपोजिट कर दो बुलिश साइड के लिए। बुलिश साइड को भी मैं एक बार बता देता हूँ। बुलिश साइड में कब एंट्री लेनी है? जब आवरली टाइम फ्रेम पर, ओके, जब आवरली टाइम फ्रेम पर जो प्राइस है वो जब मूविंग एवरेज के 7 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है कुछ इस तरीके से, देन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम सिर्फ और सिर्फ बुलिश एंट्री के लिए देखेंगे। अगर अपन सपोज करो कि आवरली टाइम फ्रेम में तुमने देखा कि प्राइस जो है वो 7 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और तुम जैसे ही 15 मिनट ओपन करते हो तो तुम्हें ये दिखता है कि जो प्राइस है वो जो 7 EMA है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कुछ रिट्रेसमेंट आया हो या मोमेंटम रुका हो, इस कारण से जो प्राइस है वो 7 EMA के नीचे आ गया है। ये एंट्री को अवॉइड करना है, ठीक है। एंट्री कब लेनी है? जब 7 EMA के ऊपर प्राइस चला जाए 15 मिनट में, ओके,
एंड देन वहाँ पर जा कर के एक रीटेस्ट का वेट करना है एंड एंट्री बनानी है। अब थोड़ा एंट्री और एग्जिट को और ब्रीफ समझ लेते हैं, और ब्रीफ में समझ लेते हैं किस में जा करके, प्रैक्टिकल चार्ट्स में जा करके। गॉट इट? शुरू करते हैं प्रैक्टिकल को एंड देन ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। दैट्स ऑल। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिकल पार्ट। इस प्रैक्टिकल पार्ट में हम 3-4 एग्जांपल्स लेंगे ताकि एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे लेना है वो क्लियर हो जाए, पहली चीज़। दूसरा, जितनी भी चीज़ें हमने थ्योरी में सीखी हैं, रूल्स को कैसे अप्लाई करना है उसको हम समझेंगे इस प्रैक्टिकल पार्ट में, ठीक है? एंड देन उसके बाद इस टीवीएम सीरीज़ के 6वें वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। गॉट इट? अब सबसे पहली चीज़ क्या आती है जो मैंने बताई थी, हमें सबसे पहली चीज़ पता है कि किस मार्केट में ट्रेड करना है। क्या हमें इस मार्केट में ट्रेड करना है? नहीं, हमें ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, चाहे वो अपसाइड ट्रेंडिंग हो चाहे वो डाउन साइड ट्रेंडिंग हो। व्हाट वी नीड इज ट्रेंडिंग मार्केट। ओके, ट्रेंडिंग मार्केट में हमें एंट्री के लिए प्लान करना है, ठीक है? अब सपोज मेरे को ट्रेंडिंग मार्केट दिख गया कि हाँ भाई बुलिश मार्केट है ट्रेंडिंग, बट टाइम फ्रेम 15 मिनट ओपन है, तो क्या मैं एंट्री बना लूँगा? नहीं, हमें राइट साइड पे एंट्री बनाने के लिए आवरली टाइम फ्रेम को ओपन करना है। अब आवरली टाइम फ्रेम का रूल क्या है? आवरली टाइम फ्रेम पर अगर ये मूविंग एवरेज है, अगर आवरली टाइम फ्रेम पर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो मैं एंट्री प्लान करूँगा बेरिश साइड पे। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मैं बुलिश एंट्री प्लान करूँगा। किसमें? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आई होप ये सिंपल सी चीज़ क्लियर होगी। अब शुरू करते हैं इस सेशन को, प्रैक्टिकल सेशन को। यहाँ पे मूविंग एवरेज एडेड नहीं है तो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज को ऐड किया है। ये यहाँ पे 9 EMA आ गया है तो मैं इसको चेंज करता हूँ। सबसे पहले सेटिंग में जा करके यू कैन ऑल्सो चेंज, अगर गलती से कोई और EMA सामने आ जाता है लाइक 30, 21 कुछ भी, तो सेटिंग में जा करके, इनपुट में जा करके इसको 7 कर लेना और कलर जो पसंद आए वो रख सकते हो। ओके, तो हियर यू कैन सी मेरा 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन है, तो मैं इसको देख करके तो एंट्री लूँगा नहीं, इसलिए आई विल बी ओपनिंग द आवरली टाइम फ्रेम। और आवरली टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद देखते हैं कि क्या हमें कोई एंट्री मिलती है कि नहीं। अब एक चीज़ मैं शुरू से मेंशन कर देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे बैक टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो जो भी एसएल्स हिट होंगे उनको नोट करना कि एसएल में हम कितना गवा रहे हैं और प्रॉफिट में हम कितना कमा रहे हैं, ठीक है? एसएल में लॉस हो रहा है तो वो कितना लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट में प्रॉफिट बन रहा है तो कितना प्रॉफिट बन रहा है, ये चीज़ में ध्यान देना। ओके, अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो प्राइस है अभी वो मूविंग एवरेज के नीचे है। मैं वेट करता हूँ यहाँ पे जो प्राइस है उसको एक डायरेक्शन पकड़ने का। मैं बेरिश साइड में चाहता तो यहाँ पे एंट्री बना लेता, बट अभी थोड़ा देर चलने देते हैं प्राइस को एंड देखते हैं क्या होता है आगे। नाउ हियर यू कैन सी जो प्राइस है उसने अपसाइड ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे दिख रहा होगा एक अपसाइड ब्रेकआउट मिला है, और जो प्राइस है अब 7 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है अवरली टाइम फ्रेम पर। तो हमें बुल साइड पे एंट्री देखनी है। बुल साइड पे एंट्री देखने के लिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊँगा, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाने के बाद मैं एक एंट्री प्लान करूँगा। लेट्स सी कोई एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती। ये एक अच्छी एंट्री मिली है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ लॉन्ग करने के लिए, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग जाता हूँ और एसएल रखता हूँ इस लो के नीचे, तो 35 पॉइंट का एसएल मिल रहा है, क्या मुझे 70 पॉइंट का टारगेट मिलेगा या फिर 105 पॉइंट का टारगेट मिलेगा? 1:3 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो लेट्स सी वेदर वी आर गोइंग टू गेट 1:3 और नॉट।
ओके, सो एक काफ़ी चॉपी जोन पे मार्केट फंसने के बाद एट द एंड मुझे टारगेट दे दिया। इट्स गुड कि ये जो चॉपी जोन है इसमें मेरा एसएल नहीं गया। और ऐसे चॉपीनेस में हालांकि मैं ट्रेड को कट कर देता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ, बट स्टिल मेरे को रन करना था, यहाँ पे दिखाना था कि क्या होता है, तो उसको मैंने एज इट इज़ होल्ड रखा। ओके, अब दूसरी एंट्री प्लान करते हैं यूजिंग द सेम सेटअप। देखते हैं कि क्या हमें फिर से मूविंग एवरेज पे कोई अटैम्प्ट मिलता है कि नहीं। इसको मैं एक बार कट कर देता हूँ और ये देखता हूँ कि क्या मुझे मूविंग एवरेज पर कोई और अटैम्प्ट मिलता है कि नहीं। यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे एक अटैम्प्ट मिला है और मैं यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए जाऊँगा। जो एसएल है वो 15 पॉइंट का है, टारगेट को मैं 45 पॉइंट पर रखूँगा या फिर 60 पॉइंट पर रख सकता हूँ 1:4 के लिए। ये 1:4 है। ओके, अब देखते हैं क्या 1:4 मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, सो यहाँ पे 1:4 का एक और मुझे टारगेट मिला है। ठीक है, नोट करते चलो मेरे साथ कि मैं यहाँ पर जो टारगेट्स रख रहा हूँ, जस्ट सेकंड लेट मी कनेक्ट माई पेन। ओके, सो यहाँ पे नोट करते चलो कि जो मैं टारगेट रख रहा हूँ वो मैं आरआर के बेस पे रख रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले एसएल देख रहा हूँ कि एसएल कितना है। जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री ली तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि एसएल कितना है। अगर मुझे एसएल छोटा सा दिख रहा है तो मैं टारगेट को बढ़ा दूंगा। ओके, जैसे सपोज यहाँ पे मुझे 15 पॉइंट का एसएल मिल रहा था, मैंने 1:4 कर दिया, 1:3 नहीं किया। ओके, 1:5 भी कर सकता था मैं। यहाँ पे इस चीज़ को देखो कि जो पहले मैं देख रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ एसएल क्या है। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं जो रिस्क टू रिवॉर्ड है उसको बना रहा हूँ। मैं जनरली 1:3 टारगेट करूँगा और 1:4 टारगेट करूँगा। ओके, और अच्छे केसेस मिलते हैं तो मैं 1:5 के लिए भी जा सकता हूँ। आई होप क्लियर हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं रन करना एंड देखते हैं क्या होता है। अब इस चीज़ को देखो कि बहुत ईजिली टारगेट मिलेंगे कैसे मार्केट में, जब मार्केट ट्रेंडिंग है। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में ईजिली टारगेट मिलेगा और चॉपी मार्केट में बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। ठीक है, बट स्टिल एसएल इज एसएल, यू हैव टू रेस्पेक्ट द एसएल। अब इसको कट करते हैं एंड अब इसी चीज़ को रिवर्स कर देते हैं। अब हम वेट करते हैं कि हमें एक बेरिश काइंड ऑफ सिनेरियो मिल जाए। अगर बेरिश मार्केट मिल जाता है हमें तो हम बेरिश साइड पे एंट्री के लिए देखेंगे। ठीक है, बेरिश साइड के लिए मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए। मिल जाती है तो हमारे लिए बढ़िया होगा। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लियर है कि बेरिश साइड पे क्लोजिंग मिला है। लुक एट दिस कैंडल, हमें मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिल गई है आवरली टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट में जाएंगे और किस साइड पे एंट्री प्लान करेंगे, बेरिश साइड पे एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है कि ये जो कैंडल है ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गई है, तो यहीं पे मुझे एक एंट्री दिख रही है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद एसएल देखूंगा कितने पॉइंट का है। 35 पॉइंट का एसएल दिख रहा है। मैं एटलीस्ट 1:2 इसमें टारगेट करूँगा। 1:2 70 पॉइंट्स, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे 1:2 मेरे को मिल गया है क्विकली। ठीक है, नाउ विल वेट फॉर मोर एंट्रीज। देखो, बात को समझो इस चीज़ को, ये बैक टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें आसान दिखेंगी ज़रूर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को तुम्हारे सामने कि जब मार्केट लाइव होता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। मेरी बात को ध्यान से समझो कि क्लोजिंग का वेट करना है। ठीक है, क्लोजिंग मिली तब हमें एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ हम उस साइड पे जा सकते हैं। जैसे मेरी कोई भी एंट्री देख रहे हो तो ये देख रहे हो मैं प्रीवियस कैंडल को वेट कर रहा हूँ क्लोज करने का। यहाँ पे क्लोजिंग मिली मुझे तब जाकर के मैंने 1:2 प्लान किया। एसएल बड़ा था इसलिए 1:2 प्लान किया। ओके, अब देखते हैं कि क्या मुझे और एंट्रीज मिलती है कि नहीं मिलती है। यहाँ पर देख रहे होगे, क्लियर है कि जो ब्रेकआउट है वो मिला है। और मैं अपसाइड के लिए एंट्री क्यों नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि जो आवरली टाइम फ्रेम है वहाँ पर जो मार्केट है वो मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, इसलिए मैं बुलिश साइड पे एंट्री तो बना नहीं सकता। मैं कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर मुझे एक और एंट्री मिल गई है। ठीक है, ये इस क्लोजिंग पे मैं एंट्री लूँगा। यहाँ पर मेरा एसएल होगा, कितने पॉइंट का एसएल मिल रहा है, फिर से 35 पॉइंट का एसएल मिल रहा है। 35 पॉइंट के एसएल को रखते हुए यहाँ पर 105 पॉइंट का अपन टारगेट करते हैं। देखते हैं ये टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है।
तुम ये देखो कि कितना ब्यूटीफुली रेस्पेक्ट कर रहा है। ये ऑलमोस्ट अचीव हो गया हमारा टारगेट, ठीक है, ऑलमोस्ट मिल गया है और अगले दिन पे पूरा मिल गया, ठीक है। मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भी ईएमआई तुम लेके आओ, ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रेंड को कैप्चर करने के लिए 7 ईएमआई से बढ़िया नहीं मिलने वाला है, ओके। मैं मैंने एक बार रिवील कर दिया था 7 ईएमआई, इस कारण से मैं इसमें पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूँ। अदरवाइज मुझे नहीं लगता मैं 7 ईएमआई रिवील करता, ओके। बट मैंने ट्रेड लाइक बर्लिन में डाल दिया था कि 7 ईएमआई स्टार्ट कर दो यूज़ करना, कुछ रीजंस है उसके कारण, ओके। दैट इज़ वाई मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दी। अब यहाँ पे देखो कि लुक एट दिस हाउ ब्यूटिफुली द EMA इज़ बीइंग रिस्पेक्टेड। यहाँ पे इस चीज़ को देखो कितना अच्छे से मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्या हमें और कोई एंट्री मिलती है कि नहीं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस कैंडल पर रिजेक्शन मिला है और ये बुलिश कैंडल बन रही है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या हमें फिर से एक कोई एंट्री मिलेगी। जैसे अगर मैंने एंट्री यहाँ बनाई है और अगर मेरा SL फिर से वही 40 पॉइंट का है, तो देखता हूँ मैं कि मुझे क्या 80 पॉइंट का टारगेट मिलेगा कि मेरा SL जाएगा। लेट्स सी, ओके। तो लुक एट दिस, SLs भी जाएंगे। अब SL पे हम कट कर दिए। एक बार फिर से अगर मुझे डाउन साइड पे क्लोजिंग मिलती है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे मिल गई है, तो मैं फिर से एंटर कर जाऊँगा लाइक दिस। यहाँ पे एंटर करके फिर से एक SL काफ़ी बड़ा है, बट स्टिल आई विल बी एंटरिंग फॉर 1:2 एटलीस्ट। देखते हैं क्या होता है। क्यों मैंने एंट्री ली? क्योंकि मुझे क्लोजिंग मिल गई इसके नीचे, ठीक है। क्लोजिंग मिली, इस कारण से मैं एंटर वापस किया हूँ, अदरवाइज मैं एंटर नहीं करता। और फिर से जो मार्केट ने उसने ट्रेंड पकड़ा, एंड ट्रेंड पकड़ने के बाद देखते हैं कि क्या ये टारगेट जो है वो मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, सो फाइनली वी गॉट द टारगेट, ओके। अब ये चीज़ कब सही से चल रही है? जब आवरली टाइम फ्रेम पर जो मार्केट है वो कंटिन्यूसली नीचे चल रहा है, किसके? जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे। दैट इज़ वाई आई सेड कि हर चीज़ को समझोगे, सुनोगे, तब जा कर के चीज़ें बेहतर काम करेंगी। एक आध और एंट्री लेकर के देखते हैं। जैसे फिर से अगर कोई एंट्री मिलती है, अटेम्प्ट मिलता है, तो लेकर के देखते हैं कि कैसा रहता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे एक और एंट्री दिख रही है यहाँ पे, ओके। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फिर से एक छोटा सा SL है 25 पॉइंट का। अब यहाँ पे मैं अराउंड 75 पॉइंट टारगेट करूँगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। क्लोजिंग मिल जाएगी उसके ऊपर तो निकल जाएंगे। क्लोजिंग नहीं मिली है अभी, मैं भी स्टिल होल्ड करता है इस ट्रेड को, क्योंकि मुझे क्लोजिंग अभी तक नहीं मिली थी, ओके, SL के ऊपर। और यहाँ पे देखोगे तो टारगेट मिल चुका है, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर कि स्पाइक्स अगर आती हैं तो स्पाइक पे वेट फॉर क्लोजिंग। क्लोजिंग चाहिए हमें SL के ऊपर, जो भी SL तुमने प्लान किया है उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब एग्जिट, तब गो फॉर एग्जिट। यहाँ पे फिर से देख रहे हो, फिर एक और एंट्री मिल गई है लाइक दिस। काफ़ी बड़ा SL है तो मैं अभी एंटर नहीं करूँगा, विल वेट। अब एक और यहाँ पे लेट मी सी कि क्या होता है यहाँ पे। कितना बड़ा SL है, एंड देन उसके बाद आई विल प्लान। जैसे मैं यहाँ पे अगर लेता हूँ, फिर से मुझे 40 पॉइंट का एक SL जा रहा है। लेट्स सी कि 1:3 मिलता है कि नहीं मिलता है। 120 पॉइंट्स, so look at how beautifully it's working. All you have to do is place a SL, look for trending market। जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, जितने भी रूल्स बताए हैं, उनको फॉलो करना है, ओके। ऑल यू नीड इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड रूल फॉलोइंग। एंड अगर ये तुम्हारे पास है तो
I can tell you that you will make decent amount of money using the strategy. That's all. So that's all for the sixth video of the Berlin Mindset series. All I will say is that if the Berlin Mindset series has helped you in any way, let me know in the comments. अगर ये वीडियो भी हेल्प करता है तो इन फ्यूचर आकर के मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि दैट या द वीडियोस आर हेल्पिंग एंड द Berlin Mindset series is helping. All I can say is that I'm trying my best to provide all the things which have worked for me. जो चीज़ें मेरे लिए वर्क की हैं मैं एज अ टेस्ट उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है. इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि फोकस ऑन गेनिंग नॉलेज एंड गेनिंग नॉलेज पे फोकस करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ओके, नॉइज़ बहुत है, नॉइसेस को अवॉइड करो, अपने पे ध्यान दो और बस चलते रहो, ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा तुम्हें अलर्ट करता हूँ कि ट्रेड लाइक बर्लिन कोई भी स्कीम्स प्रोवाइड नहीं करता है. ट्रेड लाइक बर्लिन का टेलीग्राम चैनल अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही ज्वाइन करना. कहीं और से ज्वाइन करोगे स्कैम हो जाओगे. मैं फिर अलर्ट कर रहा हूँ, ट्रेड लाइक बर्लिन कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स नहीं करता है कि 25,000 दो तुम्हें 50,000 मिल जाएगा. सब चीज़ें फ्री हैं. एवरीथिंग इज़ फ्री इन ट्रेड लाइक बर्लिन. एजुकेशन, नॉलेज, हर चीज़ फ्री है, ठीक है. हर चीज़ फ्री है. Together we have to go a long way. We'll see you in the next video of the TBM series. If you want, let me know कि तुम्हें लाइव सेशन चाहिए तो we'll plan for it. But only if I see enough response. That's all. And yeah, don't forget to like this video. Bye.